देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी के। सो अगर हम देखें इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज द 12th पॉइंट, 12th और 13, व्हाटएवर द पॉइंट। सो अगर हम देखें इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द 1 upon conductivity is called resistivity. 1 upon conductivity is called resistivity, and the quantity corresponding to the conductivity in magnetic circuit is called permeability. So 1 upon permeability in magnetic circuit, 1 upon permeability in magnetic circuit is called relativity. ठीक है, यहां तक होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी ना। अब अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी आपको मैंने बता ही दिया है। कंडक्टिविटी क्या करता है? कंडक्टिविटी इज डिसाइडेड, द क्वांटिटी विच डिसाइड द मटेरियल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर मैं परमेबिलिटी की बात करूं तो इस परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल डिसाइड होते हैं कि डाया है, पैरा है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहां तक बात। सो यहां तक हो गया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी में, इफ यू सी द इन मैग्नेटिक सर्किट द रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो म्यू अपॉन म्यू नॉट। So, relative permeability of the magnetic material is defined as the ratio of the permeability of the magnetic material to the free space, and it is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity, but in electric circuit, the relative conductivity is equals to sigma upon sigma naught. Such quantities are not defined in case of your electric circuit. So, magnetic circuit में तो relative permeability का concept है, बट इलेक्ट्रिक सर्किट में रिलेटिव कंडक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम यहां से बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू आर इनटू म्यू नॉट। ठीक है, यहां तक। बाकी अगर हम यूनिट की बात करें तो परमेबिलिटी की जो यूनिट है इट इज हेनरी पर मीटर। और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की यूनिट की तो देखिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है। सो पहले हम तो कंडक्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल लेते हैं, रो एल बाई ए। सो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। सो रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट की बात करें इट इज ओम मीटर। तो अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम पर मीटर है तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी भाई? तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट है इट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यहां तक। तो यहां तक हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है और जो मैग्नेटिक सर्किट है इसके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए। मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं, देखिए फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की अगर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड ए कंफर्म क्लोज पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट क्या है? मैग्नेटिक सर्किट इज in magnetic circuit flux flows in a confirm or restricted path. क्लियर है? तो यहां तक बात हो गई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ड्राइविंग फोर्स है वो है ईएमएफ, बट मैग्नेटिक सर्किट में जो है ड्राइविंग फोर्स है एमएफ। इन दोनों की फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो यूनिट है वो है वोल्ट, और अगर मैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की बात करूं दैट इज इक्वल टू एनआई, दैट यूनिट इज एम्पियर टर्न। ठीक है, अगर मैं ड्राइविंग फोर्स के बाद देखूं तो ड्राइविंग फोर्स में अगर यह एक्साइटेशन लगाऊंगा तो उसके आगे आएगा रिस्पॉन्स या आउटपुट। तो अगर मैं ड्राइविंग फोर्स का रिस्पॉन्स की बात करूं तो यहां होता है करंट, और इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में बात करूं तो ड्राइविंग फोर्स दैट इज एनआई के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो होता है फ्लक्स। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। और अगर और सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैक्सवेल लाइंस भी होती है यूनिट। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन हो गई, ड्राइविंग फोर्स हो गया और रिस्पॉन्स हो गया। अगली बात मैं करूं अगर अपोजिशन, तो अगर अपोजिशन की बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है अपोजिशन दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज व्हाट? इज द क्वांटिटी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और सीज द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट में बात करूं तो क्वांटिटी क्या है? इन मैग्नेटिक सर्किट द क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग और एनालोगस टू रेजिस्टेंस कॉल्ड मैग्नेटिक रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस का क्या फार्मूला था? S इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू L बाई A। अगर मैं यूनिट की बात करूं रेजिस्टेंस की तो यूनिट होती है ओम, और रिलक्टेंस जो है उसकी यूनिट क्या निकाली थी हमने? 80 पर वेबर। ठीक है, यहां तक। अगर मैं अपोजिशन जो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में अपोजिशन और मैग्नेटिक सर्किट में जो अपोजिशन है वो क्या है? रिलक्टेंस। अगर मैं इन दोनों के इनवर्स की बात करूं तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट
the 1 by r, that is called G equals to 1 by r, is called conductance, and conductance is that quantity which helps or supports the flow of current. ठीक है, यहां तक बात. अगर मैं सेम क्वांटिटी मैग्नेटिक सर्किट में बात करूं, so the reciprocal of the reluctance is called permeance, and permeance is that quantity which helps or support the flow of flux in case of magnetic circuit. तो ये बात हो गई. फिर मैंने देखा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अगर देखें तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो था हमारा रेजिस्टिविटी, और इसके बाद अगर हम उसमें मैग्नेटिक सर्किट में बात करें तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो था परमेबिलिटी. फिर हमने देखा था कि द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू बी बाई एल, और इसकी यूनिट होती थी केवी पर एमएम या वोल्टेज पर एमएम, वोल्टेज पर सेंटीमीटर. अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटेंसिटी तो होती है ई, बट इसी के समान मैग्नेटिक सर्किट में जो इंटेंसिटी है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, और ये होता है mmf टू द लेंथ. तो आपने देखा होगा H इक्वल्स टू mmf अपॉन L, सो H इक्वल्स टू Ni बाई L, सो HL इक्वल्स टू Ni. एक फॉर्मूला भी बन गया आ जाता है. अगली बात मैं अगर करूं डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो है करंट डेंसिटी. द करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर एम्पियर के समान क्वांटिटी मैग्नेटिक सर्किट में देखूं तो क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया. तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है करंट डेंसिटी भी होती है J, बट मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक डेंसिटी होती है या डेंसिटी की बात करें वो क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन A. होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी. अगली मैं बात करूं, हमने क्या देखा था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में जो है, या पहले इलेक्ट्रिक सर्किट में बात कर लेते हैं. द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रो. तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में जो क्वांटिटी है कंडक्टिविटी के समान वो है परमेबिलिटी. सो 1 अपॉन परमेबिलिटी इज कॉल्ड रिलेक्टिविटी. ठीक है, यूनिट हमने निकाली ली है रेजिस्टिविटी की और इलेक्ट्रिविटी की. बट एक चीज जो खास बात है, जो नोट पॉइंट है यहाँ पर, मैग्नेटिक सर्किट में रिलेटिव परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, बट इलेक्ट्रिक सर्किट में रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. सो ये सारे पॉइंट हैं जो थ्योरेटिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉगी क्या होती है, एनालॉगी का मतलब होता है समानताएं क्या होती है. तो अगर हम थोड़ी सी बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं, तो डिसिमिलरिटीज के बारे में बात करूं, सो अगर आपने देखा हो पहली डिसिमिलरिटी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डिसिमिलरिटी और मैग्नेटिक सर्किट में डिसिमिलरिटी है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट योर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. बट इसी के समान मैग्नेटिक सर्किट में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही हो. सो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला ये हो सकता है, अगर आपने रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बेस्ड फॉर्मूला देखा हो, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. बट इसी के समान कोई भी रिलेक्टेंस का फॉर्मूला आपके मैग्नेटिक सर्किट में नहीं पाया जाता. ये बात ध्यान रखिए, ये डिसिमिलरिटी है. अगर मैं नेक्स्ट डिसिमिलरिटीज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है दैट इज कैन बी फील्ड बाय दैट इफेक्ट. मीनिंग क्या है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट यू कैन फील योर करंट बाय डिफरेंट मैनर, बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट, heating effect, or by lighting effect, or you can feel your current by jerk also. If you touch your current you will feel a jerk. Okay, but magnetic circuit में फ्लक्स को जज करने का या फील करने का कोई तरीका नहीं है. क्लियर है. अगर आप अगली बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास इंसुलेटर तो है, बट मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास कोई भी इंसुलेटर अवेलेबल नहीं है. ये बात ध्यान रखिए. ये कुछ डिसिमिलरिटीज हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में. एक और अगर मैं डिसिमिलरिटी डिस्कस करना चाहूं तो ये होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में लीकेज पॉइंट होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर लीकेज पॉइंट होता है तो लीक दैट इज ओपन पाथ होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज्ड कन्फर्म पाथ. बट अगर मैग्नेटिक सर्किट में कहीं भी लीक पाथ होता है
तब वहां जो फ्लक्स है वो लीक होता है और उस फ्लक्स का नाम होता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है यहां तक। अगली अगर मैं बात करूं, एक बात जो हमारे डिसिमिलरिटीज में और आ रही है, जब हमारा फ्लक्स और कह सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट में कोई एयर पाथ रह जाता है, तो जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हैं वो सेम नेचर की होती हैं, और जब ये सेम नेचर की होती हैं तो क्या करती हैं, जब एयर के पास आती हैं तो ये रिपेल्स करती हैं एक दूसरे को। क्या करती हैं? एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इस रिपेलिंग फिनोमेना को हम मैग्नेटिक सर्किट में बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। बट फ्रिंजिंग इफेक्ट के समान कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंट हो। सो इन मैग्नेटिक सर्किट द फिनोमेना ऑफ बल्जिंग आउट ऑफ योर फ्लक्स, बल्जिंग आउट का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन है वो सेम नेचर की होती है, और सेम नेचर के लोग आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इस रिपेलिंग फिनोमेना को मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है यहां तक बात। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पाया जाता है। सो ये कुछ सिमिलरिटीज थी और डिसिमिलरिटीज थी बिटवीन योर इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन जनरल आ जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हमारा मैग्नेटिक सर्किट का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, दैट इज व्हाट द इंडक्टर टू मैग्नेटिक कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट, वो और देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट का पूरा टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं इसके बेस्ड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे अपना मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। सो स्टार्ट मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, कपल्ड सर्किट। ठीक है यहां तक। सो देखते हैं क्या है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट देन। सो वी आर टेकिंग two coils, one is primary and another is secondary. Okay, so it is I1 of t, it is of V1, it is primary coil, and here I am having I2 0 and there is V2. Similarly I am taking the second coil also. This is the diagram first and this is your diagram second. So we are taking diagram 2 and here it is I2 0, sorry, it is I1 is 0 now this time. It is V1, okay. So here we will take phi1 is equals to phi11 plus phi12, and here I will just take phi2 is equals to phi22 plus phi21, okay. So let's take टू मैग्नेटिकली कपल सर्किट। नाउ मीनिंग क्या है जरा समझिएगा। हमारे पास दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी साइड पर और एक सेकेंडरी साइड पर, बट दे आर नॉट कनेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड बाय मैग्नेटिक सर्किट और बाय द फ्लक्स। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। नाउ पहले सर्किट की बात करें तो पहले सर्किट में हमने क्या किया है, जो प्राइमरी कॉइल है उसको एनर्जाइज किया हुआ है, बट सेकेंडरी कॉइल को एनर्जाइज किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात करें तो देखिए हमने क्या करा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल को एनर्जाइज किया हुआ है, बट जो प्राइमरी कॉइल है इस बार एनर्जाइज नहीं किया हुआ है। अब होना क्या है, मैग्नेटिकली सर्किट कपल सर्किट में क्या है, हम प्राइमरी को एनर्जाइज करेंगे बट विदाउट एनी एक्साइटेशन यू आर गेटिंग आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी। सिमिलरली इस सर्किट में क्या हुआ, हमने सेकेंडरी को एनर्जाइज किया बट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, वी आर हैविंग द वोल्टेज इन द primary circuit. So let's see how. Okay, so first we will have the voltage. So according to the Faraday law, when the flux is changing with respect to time, a EMF is developed in the winding, that is equals to E is equals to N d phi by dt. Okay, so I just take this, the total E is equals to N1, it is N1 and it is N2. Okay, N1 d phi by dt, or just it is take just N. Okay,
or N1. So N1 d over dt, and phi is what? Phi 1 is what? Phi 11 plus phi 12. Okay, so it is N1 d phi 11 upon dt plus N1 d phi 12 upon dt. ठीक है यहाँ तक. Now, if I multiply by di by dt on both sides, on divide and multiply by di by dt, then it is N1 phi 11, it is phi 11, it is di1 upon dt into di1. Similarly, I am here also multiplying and divide by n d phi 12 di1 into di11, so di1 upon dt. Okay, so I'm just writing here. Okay, so here I'm having E is equals to N1 phi 1 di1 upon dt plus n phi 12 di1 over dt. Okay, so this thing is called L1 and this is called M. So E is equals to L1 di1 over dt plus M di1 over dt. Okay, now the total induced EMF, is called self-induced EMF, and it is called mutually induced EMF. Okay, now what is the meaning? When two coils are connected by magnetic circuit, the total induced EMF in the coil is the sum of self-induced EMF and the mutually induced EMF. What is the meaning of that? So we just draw, this is a current and we are having one flux that is linking with both winding. It is called phi 12, and the flux that is only linking with this coil is called phi 11. That meaning the total flux in the primary winding is divided into two parts: the flux that is linking with only his winding and the flux linking with both winding. What are the meaning? Now the flux which links only its winding is called leakage flux. Okay, the flux which links with only one winding, either the primary or the secondary. If you have here the diagram, then it is what? Phi 21, and the flux only linking with this winding is phi 22. So the flux only linking with the primary winding or the secondary winding, or if you apply to the transformer, primary winding of the transformer or secondary winding of the transformer, or if you apply in the rotating machine, the flux that is only linked with either the stator or the rotor but not the both is called the self flux or the leakage flux. So the voltage produced by the leakage flux or the self flux is known as self-induced EMF. So the self-induced EMF are the voltage due to the leakage flux. Okay, and you have clear your definition of leakage flux. Now what is the flux that is linking with both winding? The flux which links with the both winding, primary as well as secondary, or in case of your rotating machine, the flux which links with the stator, rotor, or with both winding, that is called the mutual flux. This is called mutual flux. In transformer it is called mutual flux, in machine it is called working flux. तो होपफुली ये बात डेफिनेशन समझ में आ रही है. सो ऐसा फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग में फ्लो करता हो, प्राइमरी, सेकेंडरी इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर. In case of your rotating machine, the flux which flows in the stator as well as in rotor is called working flux. But the flux that is only links either primary or the secondary or the stator or the rotor but not both is called leakage flux. So the flux which produces the voltage, that is called leakage flux, and the voltage developed by the mutual flux is called mutually induced EMF. So in mutually coupled circuit, the total EMF is the sum of self-induced EMF plus mutual induced EMF. Similarly, you can write here also.
Similarly, you can write here also for this circuit, the total induced EMF is N d phi by dt, that is N2, and N2, what is the d phi over dt, d by dt, then the total flux in the winding is what? D phi 22 plus D phi 21 is dt. So it is also E self plus E mutual. Okay. Now, what is the meaning of that? You are giving supply to the primary winding, but you are having the voltage at the secondary winding, that is called V2. Similarly, you are giving supply at the secondary winding, but you are getting the voltage at the primary winding. What is that? This is called, this E is equals to E1 plus this is what? Mutual induced EMF, that is called V2. Okay. Similarly, or we can say it is E2. But here you just apply the KVL. If you apply the KVL here, then your E2 minus V2 is 0. So your E2 is V2. So you're without applying any power to the secondary winding, you are getting your voltage. Okay, so it is E2 exactly. Similarly, you are giving energy to the secondary winding, but you are having voltage at the primary side also. How it is? So it is E2 and it is E1, but if you apply the KVL, then E1 minus V1 is equals to 0, then E1 is equals to V1. Okay, so here I can write E is equals to E2 plus E1, but E1 is equals to V1. Clear? So this is the concept of mutually induced EMF. Now, from the concept of mutual coupled circuit, we have the two terms, the self-induced EMF and the mutually induced EMF. Now, your transformer is working on the mutual induction phenomena, because in ideal transformer, the leakage flux is 0. So that's why in ideal transformer, the voltage in the secondary is developed or generated by the mutual induction phenomena. So the working of the transformer is on mutual induction phenomena. Now from these two, we are having two terms, the self inductance and the mutual inductance. Let's see what are they. So let's start our first topic, that is self inductance and the mutual inductance. Okay. So we will first define our self-inductance. What is the self-inductance meaning? So you have L1, if you have E is equals to E1 plus E2, this is your self-induced EMF. So from that E is L di, that is L1 di1 upon dt plus M di1 upon dt. And for that circuit, your E is equals to what? It is L2 di2 upon dt plus M di2 upon dt. Okay. So we will take the first L1. L1 is what? The L1 is equals to, if you see your notes, N1 d phi 1 upon di1. Okay. Then L2 is also equals to N2 d phi 22 upon di2. Okay. So if you define general terms of inductance, L is N phi by I. So inductance is defined as the magnetic flux linkage to the current. Similarly, if you define your mutual inductance, the mutual inductance is, if you define that thing, this is what? It is equals to, if you see, it is N, let's see the derivative part that we have taken, it is N1 d phi 12 upon di1. So your mutual inductance is what? N1 phi 12 into I1. Okay, now let's define your inductance and mutual inductance. So mutual self-inductance of the primary and secondary winding of a mutually coupled circuit or the transformer is what? Its turn and its flux and its current. But in the mutual inductance term, the turns are of the primary winding, current of the primary winding, but flux is linking with the both
winding. Okay, but if you are having the unit, it is flux linkage divided by current. So mutual inductance and the self inductance has the same unit and as well as same formula, except in self inductance we will take only self flux, but in the mutual inductance we will take the mutual flux. होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे बात करें तो हमारा देखिए क्या फॉर्मूला बना है यहां से, your self inductance, first we will see the self inductance, then self inductance is self inductance, that is L is equals to n phi by I, ठीक है यहां तक। so your L is equals to n phi by I. now since ni equals to phi s, so I is phi s upon, and just put this value here, L is n phi upon I is what, phi s upon n, then L is equals to n square, phi से phi cancel upon a. So your inductance formula is this. Okay, inductance formula is this. Now start the series and parallel combination of coils in magnetic coupled form. So series connection of two magnetically coupled coil, two magnetically coupled coils. Okay, so in the first part we see adding, and the V part we will see opposing, series opposing. Okay, so we will see the series adding and series opposing part. So देखिए series adding का क्या मतलब होता है पहले, and here we will also take series opposing, ठीक है यहां तक ना। तो अगर हम बात करें, ये इस कॉइल का इंडक्टेंस है L1, इस कॉइल का इंडक्टेंस है L2 ना। अगर दोनों कॉइल्स में के डॉट में या तो करंट एंटर हो रही है या करंट क्या हो रही हो, आउट हो रही हो एक साथ, जरा ध्यान दीजिएगा, या तो दोनों कॉइल्स के डॉटेड टर्मिनल पर करंट एक साथ एंटर हो रही हो या क्या हो रही हो, लीव हो रही हो, then that polarity is called series adding polarity. Then the total inductance in case of your series adding polarity is the LA. Suppose in series adding manner it is LA, then it is L1 plus L2 plus 2M. That is equation number 1. ठीक है, यहाँ तक फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर दोनों ही सीरीज कॉइल में, सीरीज कनेक्टेड जो मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल है, अगर उनके दोनों डॉटेड टर्मिनल पे या तो करंट एंटर या लीव एक साथ हो रही है, देन दे आर इन सीरीज एडिंग पोलैरिटी। अगर हम अपोजिंग की बात करें या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की बात करें, तब देखिए क्या होगा। अगर हम अपोजिंग की बात करें तो एक कॉइल में करंट एंटर कर रही है, बट उसी समय दूसरी कॉइल में करंट क्या हो रही है, लीव कर रही है। यहां लीव कर रही है और यहां क्या कर रही है, एंटर कर रही है। सो अगर ऐसा केस है तब उस केस को बोलते हैं हम सीरीज अपोजिंग और सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो अगर हम सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में इंडक्टेंस को माने LB, देन इट इज L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब इन जनरल जो है आपका कई बार फॉर्मूला पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बताओ सीरीज एडिंग या सीरीज सब्ट्रैक्टिंग का क्या फॉर्मूला होगा। आपको डायग्राम दे देगा ऐसे बना के, ठीक है, डायग्राम बना देगा और आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा इसी बात पर। अगर हम इन दोनों को देखिए ऐड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें एक बार, LA माइनस LB दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस L1 माइनस L2 प्लस 2M। सो L1 से L1 और L2 कट जाएंगे तो LA माइनस LB बराबर क्या आ जाएगा, 4M। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी LA माइनस LB अपॉन 4। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ योर सीरीज एडिंग इंडक्टेंस एंड सीरीज एडिंग एंड सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के दोनों का डिफरेंस कर दे, डिवाइड बाय 4 कर दे, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यहां तक अगर हम दोनों को कंबाइन करें, L इक्विवेलेंट, अगर हम दोनों को देखिए कंबाइन करें एक साथ, चाहे सीरीज एडिंग हो चाहे सीरीज अपोजिंग पोलैरिटी हो, तो ये आएगा हमारा फार्मूला L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, दोनों तरफ 2πf से मल्टीप्लाई कर देते हैं या ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ओमेगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 प्लस माइनस 2
ओमेगा 2m, ठीक है यहां तक। सो ओमेगा एल क्या होता है, एक्स इक्विवेलेंट, इट इज एक्स इक्विवेलेंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस माइनस xm, ठीक है यहां तक। इट इज 2xm, सॉरी इट इज 2xm। एंड अब यहां पे हम डिफाइन करें तो ये x1 क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, x2 भी क्या है, ये सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से है, और जो m है ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है यहां पर, म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये कौन से हैं, ये है सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है यहां तक। सो ये हो गई आपकी सीरीज। अगर हम दो मैग्नेटिक कॉइल को सीरीज एडिंग पोलैरिटी में रखते हैं या सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में रखते हैं तो उनसे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें पैरेलल की, तो देखिए पैरेलल के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम पैरेलली मैग्नेटिक सर्किट कपल्ड कॉइल, पैरेलल मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, ठीक है। यहां भी वही दो तरीके से होंगे, या तो सीरीज एडिंग होगा और सब्ट्रैक्टिंग पोलैरिटी, एडिंग, और दूसरा क्या होगा, अपोजिंग पोलैरिटी, ठीक है यहां तक। फिर से अपोजिंग होगा, यहां देखते हैं क्या डायग्राम होंगे हमारे। तो अगर हम एडिंग की बात करें तो देखिए क्या होगा डायग्राम, L1 और L2, ठीक है। अब एडिंग पोलैरिटी का मतलब क्या था, दोनों कॉइल के डॉटेड टर्मिनल पर या तो करंट एक साथ एंटर कर रही हो या दोनों के साथ लीव कर रही हो। सो ये हो गया सीरीज एडिंग, हमने यहाँ पे एंटर वाला केस लिया। अगर मैं अपोजिंग पोलैरिटी की बात करूं तो देखिए क्या होगा, ये रहा आपका L1 और ये रहा L2। यहाँ पे डॉट पे करंट एंटर करा देते हैं और यहाँ डॉट से करंट क्या करा देते हैं, आउट। बट यहाँ देखिए दोनों में एंटर, ठीक है। और इन दोनों कॉइलों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, यहाँ भी इन दोनों कॉइलों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, M, ठीक है यहां तक। सो अगर इनके रिलेटेड फॉर्मूले देखे जाए तो इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले बनते हैं वो है आपके L इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मूला लिख रहा हूं, L इक्विवेलेंट बराबर L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे वो सीरीज एडिंग का हो, चाहे सीरीज पैरेलल एडिंग का हो या पैरेलल अपोजिंग का हो, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम रहता है, न्यूमरेटर पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। बट कब प्लस आएगा और कब माइनस, जो प्लस है और माइनस है, जो प्लस है, अगर हम प्लस की बात करें तो जो हमारा प्लस का फॉर्मूला है वो अपोजिंग के लिए है, कब के लिए है, अपोजिंग के लिए। और अगर माइनस का बात करें तो कब आएगा, ये एडिंग के लिए बात करें, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूले हो गए सीरीज मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, सीरीज के लिए क्या होगा, और मैग्नेटिकली सर्किट जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज पोलैरिटी में, सॉरी एडिंग पोलैरिटी में और अपोजिंग पोलैरिटी में, तो दोनों को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब अगर अगली बात करें तो देखिए हमारी क्या होगी, अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कपल्ड कॉइल, मैग्नेटिक एनर्जी इन द कपल्ड कॉइल, देखते हैं क्या होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एनर्जी इन ए मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। सो देखते हैं क्या है भाई। सो एनर्जी इन ए कपल्ड सर्किट, एनर्जी इन ए कपल्ड सर्किट। अब कपल्ड सर्किट दो तरीके के होंगे, देखिए वो भी क्या है। सो एक बार हम लेते हैं ये वाला केस जिसमें जो करंट, ये डॉट है एक जैसे बने होंगे, और हमारा दूसरा डायग्राम देखिए भी क्या होगा, इट इज I1, इट इज L1, इट इज L2, ठीक है यहां तक। और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है। अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो क्या हो सकता है, हमारा जो डॉट हेड है वो सेम नहीं दिए हों, एक पे डॉट यहां हो और एक पे डॉट यहां हो, इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ये I1 है और ये I2 है, यहां ये
I1 है, और यहाँ देखिए डॉट पे, अब अगर हम मीनिंग निकालें, यहाँ दोनों में डॉट में करंट क्या हो रही है, एंटर हो रही है, बट अगर यहाँ डॉट पे करंट एंटर हो रही है और इसको अगर हम थोड़ा सा उल्टा करके बना लें, यहाँ डॉट से करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, या तो डॉट से करंट एंटर हो रही हो दोनों में, या डॉट पे करंट लीव हो रही है। अब दूसरे डायग्राम में क्या अंतर, एक पे डॉट पे करंट एंटर हो रही है, एक में दूसरे डॉट से करंट लीव हो रही है। और ऐसा होता है ट्रांसफार्मर में, ये जो क्वेश्चन, ये मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, ऐसा ही होता है आपका ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट इन होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट क्या होती है, आउट होती है। तो इनका जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो डेरिवेशन की रिक्वायर्ड नहीं, डेरिवेशन जो लेंथी पढ़ेंगे, आपको सिर्फ फार्मूले से काम चल जाएगा। देखिए फार्मूले क्या है, जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है इस केस के लिए हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2, ठीक है। जब दोनों ही टर्मिनल पे, डॉटेड टर्मिनल, या तो करंट लीव कर रही हो या एंटर कर रही हो, देन ऑल द एक्सप्रेशन आर इन पॉजिटिव मैनर। बट अगर एक में एंटर और एक में लीव कर रही है, देन योर मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर एंड इट इज माइनस M I1 I2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए एक बार इसको, कि अगर दोनों डॉटेड टर्मिनल पे या तो करंट एक साथ लीव कर रही हो या एंटर कर रही हो, देन योर एनर्जी टर्म, ऑल एनर्जी टर्म आर पॉसिबल, हाफ Li स्क्वायर, हाफ L1 I1 स्क्वायर, हाफ L2 I2 स्क्वायर एंड इट इज M I1 I2। सिमिलरली अगर हम एक में लीव कर रही है, एक में एंटर कर रही हो, देन द स्क्वायर टर्म्स आर पॉजिटिव बट दिस टर्म इज नेगेटिव, ठीक है यहां तक। सो आगे अगर हम बात करें, टू मेक दिस टर्म perfect square, to make this term your perfect square, then we will add the some term. So to make this term perfect, to make it perfect square, to make it perfect square, to make it perfect square, let's see what is the term we will add. So we will add, to make it perfect square, add and subtract the term